हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे किंगडम मोनेरा का आगे का पार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी। लाइक हमने स्टडी किया था प्लाज्मिड के बारे में, मीजोसोम्स के बारे में। दोनों ही बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा आता है इनके अंदर न्यूक्लियोइड कैसा होता है। तो सबसे पहली बात तो हम इसको न्यूक्लियस नहीं बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। और उसका कारण मैंने क्या बताया था, क्योंकि इनके जेनेटिक मटेरियल के अराउंड पैकेजिंग हो जाती है नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के हेल्प से, लेकिन इट इज़ नॉट एनसर्कल्ड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो उसको हम न्यूक्लियस कहने की बजाय क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले न्यूक्लियोइड के अंदर हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की, कि इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। तो किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके लिए सिर्फ डीएनए इनके पास जेनेटिक मटेरियल है, और वो भी सिंगल डीएनए इनके पास होता है। ध्यान रखना, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए में भी सिंगल डीएनए प्रेजेंट होता है, और वो डीएनए भी कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। अब ये डबल स्ट्रैंडेड का क्या मतलब है, ये मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअल में जो डीएनए है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब क्या है, इस न्यूक्लिक एसिड को बनाने में जो शुगर यूज होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजिनस बेस होता है और साथ में फॉस्फेट होता है। ये तीन चीज़ें मिलकर के बनाती हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाती हैं, न्यूक्लियोटाइड। और जब हम कई सारे न्यूक्लियोटाइड को ऐसे चेन में अरेंज कर देते हैं तो वो कहलाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जो डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है, कि ये डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर के बना है। कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर के बना है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ये जो चेन होती हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी हुई होती हैं। किससे जुड़ी हुई होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि डबल बॉन्ड किन के बीच में होता है, ट्रिपल बॉन्ड किन के बीच में होता है। अब हम क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं तो ध्यान से सुनना। मोनेरा किंगडम के मेंबर्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल डीएनए होता है, और वो भी डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है। सर्कुलर मीन्स डीएनए के दोनों एंड्स आपस में ज्वाइंटेड होते हैं। कैसे होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं। सर्कुलर डीएनए होता है। और डीएनए की पैकेजिंग जो होती है वो हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से नहीं होती है। हिस्टोन प्रोटीन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन पैकेजिंग। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पैकेजिंग है क्या, क्यों चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है न्यूक्लियस का साइज होता है लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर का, मतलब माइक्रोमीटर में न्यूक्लियस का साइज होता है। और ह्यूमन डीएनए की अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारा डीएनए अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। अब डीएनए की लेंथ है 2.2 मीटर, लेकिन उसको आना किस में है, 10⁻⁻⁶ मीटर डायमीटर के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो इतने छोटे साइज के न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए कैसे आ सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए को पैक करना पड़ेगा, फोल्ड करके अच्छे से पैक करना पड़ेगा ताकि वो इस छोटे से स्ट्रक्चर में एंटर कर जाए। तो वो प्रोसेस कहलाता है पैकेजिंग। अब पैकेजिंग किसकी हेल्प से होती है, ये होती है प्रोटीन्स की हेल्प से। अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते तो उनके केस में तो पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। इनिशियल पैकेजिंग में हिस्टोन आता है, फिर फाइनल आगे की पैकेजिंग में आपके नॉन हिस्टोन प्रोटीन आते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है।
मैग्नीशियम आयन, पॉलीअमीन्स और आपके नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स जो है वो इसकी पैकेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे डीएनए को हम बोलते हैं नेक्ड डीएनए। तो इसका मतलब क्या है, लाइन जो हमें याद करनी है वो क्या है कि मोनारा के मेंबर्स में सिंगल डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सर्कुलर होता है और नेक्ड होता है। तो एक एक वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोइड को ही क्या कहा जाता है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जीनोफोर बोलते हैं या फिर इसको कई बार न्यूक्लियर बॉडी भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो वैसे तो हमने कहा कि डीएनए होता है सिंगल, लेकिन यहाँ पे हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करेंगे जहाँ पर एक डीएनए नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया हमारा एग्रोबैक्टीरियम, जिसको हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं, टीआई प्लाज्मिड जिसके अंदर हमने पढ़ा है। तो एग्रोबैक्टीरियम के अंदर एक डीएनए तो लीनियर होता है, वन लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए मतलब उसके दोनों एंड फ्री होंगे, और दूसरा एक होता है इसके अंदर सर्कुलर डीएनए। तो इसके अंदर डीएनए का नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, जबकि हम जर्नली कितना बता रहे हैं, 1 बता रहे हैं, और वो भी सर्कुलर बता रहे हैं। लेकिन इसमें एक डीएनए लीनियर है और एक कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है बेटा। तो ये है इसका एक्सेप्शन। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, विब्रियो कॉलरे, साइंटिफिक नेम है तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को यूज करोगे। विब्रियो कॉलरे के अंदर 2 सर्कुलर डीएनए होते हैं, है तो सर्कुलर डीएनए लेकिन नंबर कितना है, 2 है। तीसरा एग्जाम्पल आ रहा है बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी, बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी। ये जो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, इसके अंदर 11 कॉपी होती हैं, किसकी, सिंगल लीनियर क्रोमोसोम की। 11 कॉपीज ऑफ ए सिंगल लीनियर क्रोमोसोम्स। और आपको पता है क्रोमोसोम के एक क्रोमेटिड के पास डीएनए ऐसे क्वाइल्ड होता है क्रोमेटिड में, ठीक है। क्रोमोसोम क्या है, डीएनए की कंडेंस्ड फॉर्म है। जब डीएनए को डिवाइड होना होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना होता है, तो वो क्रोमोसोम की फॉर्म में कंडेंस हो जाता है ताकि उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो यहाँ पर 11 कॉपीज इसको मिली एक सिंगल लीनियर क्रोमोसोम में, जबकि जर्नली कितनी होती है, सिंगल कॉपी होती है डीएनए की, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है और नेक्ड होता है। तो ये तो था हमारा न्यूक्लियोइड के बारे में। अब हम बात करते हैं अगला कैरेक्टर, राइबोसोम, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S टाइप का। और 70S भी कैसे, लार्जर सब यूनिट होगी इसके 50S। बेटा S क्या होता है, स्वर्डबर्ग यूनिट होता है, स्मॉलर सब यूनिट। S क्या होता है, स्वर्डबर्ग यूनिट। और एक स्वर्डबर्ग यूनिट को माना जाता है 10⁻⁻13 सेकेंड के बराबर, ठीक है। तो ये से ध्यान रखना, सेडिमेंटेशन जब हम करते हैं तो इसकी स्पीड इतनी सेडिमेंटेशन होती है कि इतने टाइम में ये सेटल हो जाता है। तो लार्जर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, एस है। स्वर्डबर्ग यूनिट एक्चुअल में ये क्या है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। क्या है बेटा, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। तो लार्जर सब यूनिट इनके केस में होती है 50S सब यूनिट, और स्मॉलर सब यूनिट होती है 30S सब यूनिट, ठीक है। जैसे ये आपका एक राइबोसोम है, तो ये इसकी लार्जर सब यूनिट होगी और ये इसकी स्मॉलर सब यूनिट हो जाती है, ठीक है। तो लार्जर सब यूनिट इनके केस में 50S और स्मॉलर सब यूनिट है 30S, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखो, एक्चुअल में राइबोसोम बनता कैसे है, ये चीज ध्यान से देखना। राइबोसोम की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, इसके कंपोनेंट क्या है, RNA और कुछ प्रोटीन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं।
अब क्योंकि आरएनए कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलकर के राइबोसोम के स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए राइबोसोम को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आरएनए। ना सॉरी, आरएनए को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आरएनए। ये चीज ध्यान रखना, आरएनए को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आरएनए भी बोलेंगे, क्योंकि आरएनए कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलकर के आपके राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो राइबोसोम में दो सब यूनिट आपकी हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। तो अब हम देख लें कि लार्जर सब यूनिट कौन कौन से आरएनए और कितने प्रोटीन से बनी है, और स्मॉलर सब यूनिट किस किस से बनी है। तो लार्जर सब यूनिट बनी है 23S आरएनए प्लस में 5S आरएनए प्लस में अप्रोक्सीमेटली 34 डिफरेंट प्रोटीन्स। 23S आरएनए, 5S आरएनए और 34 डिफरेंट प्रोटीन्स मिलकर के राइबोसोम की, कौन से राइबोसोम की? 70S राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट बनाते हैं। क्योंकि जब आप यूकैरियोट में जाओगे तो वहाँ पर आप पढ़ोगे 80S टाइप का राइबोसोम, 60 + 40। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसमें 23S आरएनए जो है ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? ये आरएनए एक कैटलिस्ट का काम करता है। किसका काम करता है? कैटलिस्ट का काम करता है। अब एक चीज देखो, नॉर्मली तो हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट किसको कह रहे हैं? एंजाइम को। और नॉर्मली हम कहते हैं कि एंजाइम का नेचर कैसा होता है? प्रोटीनेशियस। लेकिन यहाँ पर एक आरएनए किसकी तरह काम कर रहे हैं? कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो ऐसे एंजाइम्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं राइबोजाइम। क्या वर्ड यूज करते हैं? राइबोजाइम वर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, राइबोजाइम्स मीन्स जब आपका आरएनए जो है वो एंजाइम का काम करना शुरू कर देता है। कौन एंजाइम का काम करता है? आरएनए एंजाइम की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? राइबोजाइम कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपकी ये है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर जो राइबोजाइम है ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दैट मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनता है? अमाइनो एसिड्स के बीच में बनता है। जब हम दो अमाइनो एसिड्स को आपस में ऐड करते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स को ऐड किया जाता है, तब ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और अगर हम बात करें 30S सब यूनिट की, तो ये बनी है 16S आरएनए प्लस में 21 डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर के। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, एक बैक्टीरियल सेल में लगभग आपको 10,000 के लगभग राइबोसोम मिल जाते हैं। और राइबोसोम बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं फिक्स्ड राइबोसोम और एक होता है फ्री राइबोसोम। फिक्स्ड राइबोसोम और दूसरे होते हैं फ्री राइबोसोम। एक्चुअल में अगर हम देखें तो फिक्स्ड राइबोसोम वो प्रोटीन बनाता है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर यूज के लिए चाहिए होता है। किसके लिए चाहिए होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर यूज के लिए। और फ्री राइबोसोम जो है वो इंट्रा सेल्यूलर यूज के लिए, सेल के विद इन जो प्रोटीन्स चाहिए उनके लिए प्रोटीन्स बनाता है, वो प्रोटीन बनाता है। तो ये था बेटा हमारा किसके बारे में? राइबोसोम्स के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका प्लाज्मिड और मेसोसोम इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से आपके इंपॉर्टेंट है क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, तो क्रोमा मतलब क्या होता है? कलर। ठीक है, तो कलर से मतलब ही नहीं है, एक्चुअल में ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं विच कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसके अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। ठीक है, तो दीज आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेनिंग colored membranous extension. Photosynthetic pigment containing colored membranous extension. तो यहाँ पे भी बेटा आप लोग ध्यान रखना
कि क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं बेटा, एब्सेंट होती हैं। तो इसका मतलब इनके पास प्लास्टिड भी प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, प्लास्टिड नहीं होंगे तो फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ हो? अब सारे बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेटिक नहीं होते, इसका मतलब ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। दीज आर प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बनते किससे हैं? जैसे हमने मेसोसोम्स को तो कह दिया कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, तो वैसे ही क्रोमैटोफोर किससे डेवलप होंगे? तो ये चीज ध्यान रखना, दे डेवलप फ्रॉम, या तो ये भी उनकी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही डेवलप होते हैं, लेकिन एक और ऑप्शन है इनके पास, इधर फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप जब आप साइनोबैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करोगे तो उनके केस में थाइलाकोइड से डेवलप होते हैं। उनकी जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन होती है उसी के अंदर आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलेंगे। लेकिन ये सिर्फ किस में, आपके साइनोबैक्टीरिया, दैट मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। एक तो मेंबर मैंने बताया ब्लू ग्रीन एल्गी, और दूसरा मैंने बोला है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो इनके केस में क्या है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगी, लेकिन इनको छोड़कर बाकी जो बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर किसकी एक्सटेंशन होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन ही होगी, क्रोमैटोफोर्स बनाएंगे और उसके अंदर आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे। तो 4 फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट्स के 4 ग्रुप हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं। प्रोकैरियोट में फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट जो है ना बेटा, उनको हम 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? पहली कैटेगरी है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दूसरी कैटेगरी है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, थर्ड कैटेगरी है आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक होते हैं और हमने पढ़ा है कि इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो हायर प्लांट्स की तरह होते हैं, एनसीईआरटी ने बताया, तो दैट मीन्स दिया हुआ है। और चौथा ग्रुप आता है प्रोक्लोरोफाइटा, प्रोक्लोरोफाइटा। अब हम देखेंगे कि कौन से फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट में कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो कौन कौन से हैं, देखो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में है बैक्टीरियो क्लोरोफाइटा, बैक्टीरियो, क्या हम बोलते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलेंगे बेटा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, इसी को हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल को ही हम बैक्टीरियो परप्यूरिन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैक्टीरियो परप्यूरिन। ठीक है, और इसके अलावा इनके केस में कैरोटीनोइड्स होते हैं। आपको याद होने चाहिए कि किसके अंदर कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो परप्यूरिन इसी को बोलते हैं, या फिर कैरोटीनोइड्स भी साथ में होते हैं। जबकि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टीरियो फेयोफाइटिन, बैक्टीरियो फेयोफाइटिन होता है। बैक्टीरियो फेयोफाइटिन को ही बैक्टीरियो विरिडिन भी बोला जाता है, बैक्टीरियो विरिडिन। ठीक है, तो इनके केस में था बैक्टीरियो परप्यूरिन या बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी बोलते हैं। इसमें है बैक्टीरियो फाइटिन, फेयोफाइटिन या बैक्टीरियो विरिडिन इसको बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ हायर प्लांट्स। कैसे, हायर प्लांट्स में भी आपको क्लोरोफिल ए और कैरोटीनोइड्स देखने को मिलेंगे। तो क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट है ये यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हम कहते हैं,
प्लांट्स के केस में सभी प्लांट्स में आपको क्लोरोफिल ए मिलेगा, जबकि प्रोक्लोरोफाइटा जो ग्रुप है इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखना, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं, कौन से बैक्टीरिया? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इनकी जो क्रोमेटोफोर्स होती हैं, क्योंकि मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ही है इनके केस में, तो इनकी जो क्रोमेटोफोर्स होती हैं दे आर कवर्ड बाय ए नॉन यूनिट नॉन लिपिड प्रोटीन मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोसोम, जिसको हम क्लोरोसोम भी कहते हैं, उससे कवर्ड होती है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। यूनिट मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है एक बार थोड़ा सा वो बता देती हूँ। तो यूनिट मेम्ब्रेन, ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो यूनिट मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट था ये रॉबर्टसन का हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो रॉबर्टसन ने क्या कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर है। ट्राइलैमिनर का मतलब क्या है? ऊपर आपकी प्रोटीन की लेयर होगी, ये प्रोटीन की लेयर है, बीच में फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होगी, ठीक है, बीच में क्या होगी? फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होगी, और नीचे फिर से प्रोटीन का एक लेयर होगा। तो ये जो मॉडल है इसको हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। लेकिन क्रोमेटोफोर्स जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, दे आर कवर्ड बाय नॉन यूनिट मेम्ब्रेन। लेकिन वो नॉन यूनिट मेम्ब्रेन भी कैसी है? नॉन लिपिड वाली है, प्रोटीन की बनी हुई है, और उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोसोम कहते हैं। जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मॉडल है वो क्या कहता है बेटा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, जहाँ पर कुछ इंटीग्रल या पेरिफेरल आपके प्रोटीन्स अटैच होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच होते हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये नॉन यूनिट मेम्ब्रेन है लेकिन लिपिड्स नहीं है, प्रोटीन की बनी हुई है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि जबकि जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है ना, ग्रीन सल्फर तो नॉन यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड है, लेकिन जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है ना बेटा, दे आर कवर्ड बाय ए नॉर्मल मेम्ब्रेन, वो एक नॉर्मल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, दे आर कवर्ड बाय ए नॉर्मल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे का डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में और इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में। थैंक यू बेटा।